गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक 30 रुपए में भरपेट खाने का ठेला लगा था, जहां लोग चाव से खाना खा रहे थे और कुछ 21-22 साल के लड़के बैठकर पढ़ रहे थे। अक्षय खाना परोस रहा था। ग्राहक तारीफ करते हुए खाना खा रहे थे। अरे वाह मेरे शेर बेटे, तूने तो कमाल कर दिया। भला 30 रुपए में इतना लजीज खाना कहाँ मिलेगा, वो भी भरपेट। सही कहा। ये कड़ी पकौड़े, पनीर आलू की भुजिया, रोटी चावल के साथ साथ अचार, रायता और सलाद। वाह भाई, ऐसी थाली तो शहर में भी ना मिलती 30 रुपए में। मगर अक्षय, इससे भी महान काम तो गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर कर रहा है। हम गरीब गांव के किसान तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर हमारे बच्चे पढ़ लेंगे तो गांव सुधर जाएगा। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है दादाजी। मेरा लक्ष्य ही गांव को सस्ता भोजन और निःशुल्क शिक्षा देना है, ताकि हमारा नारायण गांव गुलामी की मानसिकता से बाहर आकर विकास कर सके। ओए ना कर मित्र, ना कर। इतना तगड़ा विकास ना कर भाई कि भगवान का प्रकोप सीधा नारायण गांव पर टूट पड़े। सभी ने चौंकते हुए आवाज की तरफ देखा। सामने गांव का मुखिया शंकर लाल दुर्जन पहलवान के साथ खड़ा था। ये क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? कैसा भगवान का प्रकोप? भले मानुस, अब तू खुद सब कुछ बताएगा या फिर मैं तेरा भांडा फोड़ करूं? अक्षय मुखिया की बात सुनकर काफी घबरा गया। वो मैं ये झूठ है। तभी गांव का दुर्जन पहलवान लटपटकते हुए बोला, अरे ये चूहा क्या बताएगा, मैं बताता हूँ सबको। इसके मिलावटी गंदे खाने का भांडा फोड़ होने के बाद सारे पैसे तो हरजाना भरने में खत्म हो गए। फिर इसने गरीब बच्चों को पढ़ाने की आड़ में अपने गांव के पवित्र मंदिर के दान पात्र से रुपए चुराए और फिर से अपना गोरख धंधा शुरू कर दिया। क्या सबूत है इस बात का? हाँ? हम कैसे मान ले भाई, बताओ। दुर्जन ने अपने स्मार्टफोन में सभी को इस घटना की वीडियो दिखाई, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि अक्षय आधी रात के वक्त मंदिर के दान पात्र से पैसे निकाल रहा है। ये तो सच में चोर है। इसे सबक सिखाना ही होगा। सभी गुस्से भरी नजर से अक्षय को देखने लगे और उस पर टूट पड़े। अक्षय अपनी सफाई में कुछ बोल ही नहीं पाया। अरे मारो इस पापी को। शहर जाकर कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया इसने। गांव के मंदिर में चोरी हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी हड्डी पसली एक कर दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र मंदिर में चोरी करने की? हमने सर के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। ये तो बिल्कुल गलत किया इन्होंने। कुछ ही देर में गांव के मुखिया ने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस अक्षय को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। आज अक्षय के पिता ददन का सिर शर्म से झुक गया था। आज से कुछ महीने पहले नारायण गांव में रहने वाला ईमानदार किसान ददन अपने घर के बाहर लकड़ियां काट रहा था। तभी उसका इकलौता बेटा अक्षय वहां आते हुए बोला, ये देखिए पिताजी, मैंने पूरे जिले में टॉप किया है। ये टॉप का होता है बेटा? अरे मेरा मतलब मेरा पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर है। इतना किसी के भी नहीं आए हैं। हाँ। अरे वाह बेटा, ये तो खुशी की बात है। पर इससे क्या होगा? इससे मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा पिताजी, और मैं अच्छी नौकरी करके आप लोगों के लिए, इस गांव के विकास के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका तो जश्न होना चाहिए। हाँ। कुछ ही देर में अक्षय को कंधे पर बैठाकर ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांव में घुमाया जा रहा था और ददन गांव में लड्डू बांटता हुआ आगे आगे चल रहा था कि तभी सामने से दुर्जन पहलवान लटपटकते हुए आकर बोला, अरे ये का तमाशा लगा रखे हो ददन चचा? लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी? अरे नहीं दुर्जन पहलवान, हमारा बेटा पूरे जिला में टॉप किया है, टॉप। अरे उससे क्या होगा? अरे उसे सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला मिलेगा। हाँ देखना। ये देखो, पढ़ाई के बाद फिर पढ़ाई। अरे कुछ ढंग का काम करने बोलो इसे, जिससे 4 पैसे की आमदनी हो। का डिग्री विग्री के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। हाँ। अरे दुर्जन भैया, ये पढ़ाई है जिससे गांव का विकास हो सकता है, समझे? अब वैसे ये बात आपकी मोटी बुद्धि में नहीं आने वाली। अक्षय की बात पर गांव वाले हंसने लगे और दुर्जन गुस्से से लाल पीला होकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद अक्षय अपने घर के बाहर उदास बैठा था। तभी ददन ने आकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कुछ नहीं पिताजी,
मैंने शहर के सारे कॉलेजों में पता किया, हर जगह बहुत पैसे मांग रहे हैं। अब 1 लाख सालाना कहाँ से भर पाएंगे हम? अरे तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा कर रहूंगा। अगर तू पढ़ना चाहता है तो पढ़, मैं नहीं चाहता तू भी गांव के लड़कों की तरह आवारा घूमे। ददन उसी शाम गांव के मुखिया शंकरलाल के घर पहुंचा, जहां उसे देखकर शंकरलाल बोला, अरे आओ आओ ददन, सुना है तुम्हारे बेटे ने जिला टॉप किया है। भाई वाह, चलो किसी ने तो हमारे गांव का नाम रोशन किया। अरे सब आप लोगन का आशीर्वाद है मुखिया जी, मैं भी आपसे उसी बारे में बात करने के लिए आया था। अरे कहो कहो, बेफिक्र होकर कहो ददन भाई। मुखिया जी, वो अक्षय अच्छे नंबरों से पास तो हो गया है, लेकिन शहर के बड़े कॉलेज में उसका दाखिला करवाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी। अगर आप मदद कर देते तो बड़ी कृपा होती। फिर जैसे ही अक्षय की नौकरी लगेगी ना, मैं आपका पाई सब चुका दूंगा। हाँ। अरे ददन भाई, तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम्हारा बेटा मतलब मेरा बेटा, तुम बेफिक्र पैसे ले जाओ। मगर क्या मुखिया जी? अब वो इस साल फसल का हाल तो तुमने भी देखा, बजट थोड़ा टाइट है। अब मैं भी कहीं से इंतजाम करूंगा, इसीलिए ब्याज 2 गुना लगेगा। दुगने ब्याज का नाम सुनकर ददन पहले तो चौंक पड़ा, फिर बोला, अब कोई बात नहीं मुखिया जी, मैं भरूंगा कहीं न कहीं से, पर इस वक्त अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। मुखिया ने तिजोरी से निकालकर ददन को पैसे दिए। वो चला गया। पीछे से मुखिया का मुंशी चमनलाल बोला, मुखिया जी, ये आपने क्या किया? अरे इन गांव वालों के बच्चों को पढ़ने में इतनी मदद करोगे तो ये सब आपसे ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। आपके दादा परदादा ने भी इस बात का ध्यान रखा था। हाँ। अरे किसने कहा मैंने ये पैसे इसके बेटे को पढ़ने के लिए दिए हैं? अरे इसका बेटा शहर में चैन से तब पढ़ पाएगा ना, जब मैं उसके बाप को गांव में चैन से जीने दूंगा, यानी 2 गुना ब्याज भी लूंगा और बाप को टेंशन देकर बेटे की पढ़ाई भी खराब कर दूंगा, समझा? अरे वाह सेठ जी, यानी एक तीर से 2 शिकार। उधर दूसरे दिन पैसे पाकर अक्षय जाने के लिए तैयार था। तू मेरी आंखों का तारा है बेटा, तुझे ऐसे जाने देने का तो मन नहीं कर रहा, मगर तुझे भेजना ही पड़ेगा। खैर, हुआ जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना, और जब कुछ दिनों की छुट्टी मिले ना तो घर जरूर आ जाना बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। हाँ, आप रोइए मत पिताजी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। मैं अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी कर लूंगा, फिर आपको भी अपने साथ रखूंगा। कुछ देर के मिलन मिलाप के बाद अक्षय चला गया। इधर 2 महीने बाद मुखिया के घर पर ददन ब्याज के पैसे देने आया था। मुखिया ने पैसे गिने और बोला, ये क्या ददन, इसमें पूरे 1000 कम क्यों है? मुखिया जी, वो कुछ पैसे अक्षय को शहर भेजने पड़ गए किताबों के लिए। वैसे मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, 1-2 दिन में आपका ये 1000 भी दे दूंगा। इसीलिए मैं तुम निकम्मों को पैसा नहीं देता। अरे जब पहले ही बोला था ना कि दुगने ब्याज समय पर लूंगा, तो समझ नहीं आया था क्या? मैं कुछ नहीं जानता, या तो ये 1000 अभी दो, वरना 2 दिन बाद इसके भी 2 गुने पैसे लूंगा, समझे? ऐसा अनर्थ मत करिए मुखिया जी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे चाहिए। अब दफा हो जाओ। ददन फिलहाल दुखी मन से वहाँ से चला गया। उधर अक्षय के कॉलेज में अक्षय प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ा था। प्रिंसिपल अक्षय का रिपोर्ट कार्ड देखते हुए बोले, ये क्या अक्षय, पहले महीने में 100 में से 97 मार्क्स और इस महीने सिर्फ 48? अब ये चक्कर क्या है? अचानक तुम्हारी पढ़ाई इतनी डिस्टर्ब कैसे हो गई? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी अपनी परफॉर्मेंस सुधार लूं। अक्षय को अपने पिता की हालत गांव के लड़कों से फोन के जरिए मिल रही थी, जिससे वो परेशान होकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। धीरे धीरे किसी तरह 6 महीने गुजर गए। आज अक्षय का 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट निकला था, जिसमें वो फेल हो चुका था। वो दुखी था, इसलिए उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली और अपने गांव चला गया। एक रोज शाम के वक्त जब अक्षय अपने घर पहुंचा तो घर का नजारा देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। ददन एकदम बीमार सा मरने की हालत में खाट पर पड़ा था। अक्षय दौड़कर उसके पास जाता है और रोते हुए बोलता है,
ये सब क्या है पिताजी? उफ, आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तू इसका जिम्मेदार कैसे हुआ? अरे तेरे रहते भला मुझको क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तू मन लगा कर पढ़। मैंने तो वो बस मुखिया के पैसे जल्दी लौटाने के चक्कर में ज्यादा मेहनत कर ली और बीमार पड़ गया। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, हाँ घबरा मत। अक्षय का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं पिताजी, अब सबसे पहले मैं इस मुखिया के पैसे लौटाकर इसके मुंह पर तमाचा लगाऊंगा, फिर किसी और चीज के बारे में सोचूंगा। पर बेटा तू क्या करेगा? मैं धंधा करूंगा, गांव में लोगों को सस्ता खाना दूंगा और उसके साथ साथ गांव के लड़कों को शिक्षित करूंगा, ताकि मेरे जैसे कई अक्षय इकट्ठे होकर मुखिया और दुर्जन जैसे लोगों को सबक सिखा सकें। ददन ने काफी समझाया, मगर अक्षय ने फैसला कर लिया था कि वो गांव को भूख और अशिक्षा से मुक्ति दिलवा कर रहेगा। अक्षय ने कुछ पैसों का इंतजाम करके गांव में 30 रुपए में भरपेट खाने का धंधा शुरू किया, जिसका विरोध सबसे पहले मुखिया और दुर्जन पहलवान ने किया। अरे ये देखो, गया था शहर पढ़ने, यही पढ़कर आया है ददन का लौंडा। अरे ये बंद कर अपना घटिया सस्ता खाने का धंधा, इसे खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। मेरा खाना कहीं से भी घटिया नहीं है मुखिया जी, मैंने गांव में सभी को खिलाया, लोगों ने बहुत तारीफ की। अब इन्हें आपके महंगे अनाज से सस्ता मेरा खाना मिलेगा। मुखिया और दुर्जन अक्षय की खिलाफत करते रहे, मगर गांव वालों ने अक्षय का समर्थन किया। नहीं मुखिया जी, आपके दिए हुए अनाज से तो सस्ता पड़ रहा है अक्षय का खाना। हाँ, और आपको कोई अधिकार नहीं है कि ये ठेला बंद करवा दे। हम तो यहीं खाना खाएंगे, देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा। चल रे दुर्जन, जब ये ऐसा घटिया खाना खाकर बीमार पड़ेंगे ना, तब खबर लूंगा मैं। मुखिया और दुर्जन वहाँ से चले गए। इधर देखते ही देखते अक्षय का धंधा चल निकला। अच्छी आमदनी से उसने अपने पिता की सेवा की, जिससे वो स्वस्थ हो गए। अब वो समय से मुखिया का ब्याज और मूलधन भी लौटाने लगा। साथ ही साथ गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाने भी लगा। अक्षय की तरक्की मुखिया को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी, इसलिए जलन के कारण उसने काफी कोशिश के बाद गांव में फूड इंस्पेक्टर को बुला लिया था। अच्छे से जांच करिए साहब, ये लड़का 30 रुपए में भरपेट खाने के नाम पर क्या कचरा खिला रहा है। जाओ रे, इसके ठेले के नीचे रखे कच्चे माल को बाहर निकालो। फूड इंस्पेक्टर खड़ा था और मुखिया के आदमी लपक कर अक्षय के ठेले से सामान निकालने लगे, जो चोरी छिपे रात में ही वहाँ मुखिया के जरिए रखवा दिया गया था। अरे राम राम राम, हफ्ते भर की बासी दही, बेसन में मिलाने वाला पीला जहरीला रंग, बासी कच्ची सब्जियों पर दौड़ते कॉकरोच। हे भगवान, आप खुद देखिए साहब, ये लड़का गांव वालों को क्या जहर खिला रहा है। ये सब झूठ है, मैं रोज नया माल इस्तेमाल करता हूँ, चाहे तो आप गांव वालों से पूछ लीजिए साहब। वो तो ठीक है अक्षय, पर ये सब तुम्हारे ठेले से ही बरामद हुआ है, अब मुझे कार्यवाही तो करनी पड़ेगी। अक्षय ने फूड इंस्पेक्टर को बहुत समझाया, मगर फिर भी बासी और गंदे खाने के नाम पर उसका 25,000 का चालान हो गया। अक्षय मुखिया के जाल में फंसकर एक बार फिर बर्बाद हो चुका था, इसलिए रात के वक्त वो गांव के मंदिर की ओर चला गया और अकेले शांति में बैठकर रोने लगा। अगले कुछ दिन तक अक्षय कहीं भी नहीं दिखाई दिया, जिसका जश्न मुखिया और दुर्जन मना रहे थे। देखा दुर्जन पहलवान, इसे कहते हैं दिमाग। मगर मुखिया जी, अगर ये बाप बेटे दोनों गायब हो गए तो आपके पैसे कौन देगा फिर? अरे उसकी फिक्र नहीं है, मैंने उनकी जमीन के कागज पहले ही थाने में जमा करवा दिए हैं। जैसे ही ये दोनों फरार या दिवालिया घोषित होंगे, जमीन अपने आप मेरे नाम हो जाएगी। हाँ। तभी वहाँ मुंशी चमन लाल भागता हुआ आया और बोला, अरे गजब हो गया मुखिया जी, अक्षय ने फिर से अपना ठेला जमा लिया और इस बार तो और अच्छा खाना और सुविधा दे रहा है, साथ ही साथ शहर से लाइसेंस भी बनवा लाया है। हाँ। दोनों भागते हुए गए और जाकर देखा कि बात बिल्कुल सही थी। मुखिया ने हाथ मलते हुए कहा, बात तो मुंशी की सही है, मगर इस बार इस चूजे के पास पैसे कहाँ से आए? हाँ। अरे आप टेंशन ना लो मुखिया जी, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। इस बार अक्षय के ठेले पर जोरदार तड़के वाली कढ़ी और बेहतरीन पनीर की सब्जी थी।
वो भी भरपेट, मात्र 30 रुपए में। साथ ही साथ उसने गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए मोबाइल फोन और किताबें भी दी थी। सभी खुश थे। वाह मेरे बेटे, आज मुझे सच में तुम पर गर्व है। तूने गांव में सस्ता भोजन और निःशुल्क शिक्षा का सपना पूरा कर दिखाया। उधर एक शाम मुखिया के घर पर दुर्जन पहलवान भागा भागा पहुंचा। मुखिया जी, कहाँ छिपकर बैठे हो? क्या हो गया दुर्जन, इतना क्यों उछल कूद रहा है? तेरी सगाई सेट हो गई क्या? अरे नहीं मुखिया जी, मेरे उछलने की वजह दूसरी है। ये देखो, मैं एक वीडियो लाया हूँ जो मंदिर वाले खंभे के सीसीटीवी का है। देखो देखो, अरे देखो तो सही, इसमें क्या नजारा है। मुखिया ने देखा तो उसकी भी आंखें चमक उठी। उसने शैतानी हंसी हंसकर कहा, अरे बस इसमें थोड़ा फेर बदल करना पड़ेगा और काम बन जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अक्षय को पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। ददन का सिर शर्म से झुक चुका था। पुलिस अक्षय को जेल लेकर चली गई। अगले दिन थाने में गांव के लोग इकट्ठा थे। सामाजिक मुद्दा था, इसलिए इंस्पेक्टर सबके सामने अक्षय का बयान ले रहा था। तो तुम मानते हो कि तुमने मंदिर के दान पात्र से पैसे चुराए? मैंने आपको पहले भी बताया था इंस्पेक्टर साहब, मैंने दान पात्र से पैसे लिए मगर चुराए नहीं है। अच्छा, तो क्या दान पात्र तेरे बाप की जागीर है जिसमें से तू जब चाहे पैसे निकाल ले? अक्षय कुछ बोल पाता तब तक वहाँ एक आवाज गूंजी। सही कहा मुखिया जी, ये उसके बाप की ही जागीर है। सभी ने देखा मंदिर में रहने वाले पूज्य संत प्रेम पूज्य महाराज थाने में पधारे थे। उन्हें देखकर सभी उनके पैर छूने लगे। फिर महाराज जी ने कहा, मुखिया जी, वो परम पिता परमात्मा हम सबका बाप ही तो है। अगर अच्छी सोच से हम उसके दान पात्र से पैसे लें तो ये चोरी नहीं कही जाएगी। वैसे भी उस रात अक्षय को पैसे निकालने की अनुमति मैंने ही दी थी। अगर मंदिर के पैसे से गरीब नागरिकों को भोजन, निःशुल्क शिक्षा और इलाज मिले तो मंदिरों के धन का इससे उत्तम सदुपयोग भला क्या हो सकता है। ईश्वर सदैव ऐसी व्यवस्था से खुश होते हैं। मंदिर में दान पात्र ही इसीलिए होते हैं, नहीं तो भला हमारा क्या सामर्थ्य कि हम भक्ति के अलावा ईश्वर को कुछ दे सकें। वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन वो पैसा सामाजिक था, उस पर आपका या किसी और का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये बात तो मैंने इस बालक को बताई थी कि इसे ऋण समझकर ले सकते हो, फिर वापस भी करना होगा। अब तक ये 3 हिस्से दे चुका है, बस एक बाकी है, वो भी दे देगा। अब गांव वाले इस बालक के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, जहां ये सभी के लिए बहुत कुछ कर रहा है। महाराज की बात सुनकर गांव वाले अपने किए पर शर्मिंदा थे। फिर सभी के और महाराज जी के कहने पर इंस्पेक्टर ने अक्षय को छोड़ दिया, जिसका विरोध मुखिया ने किया। ये गलत है, ये सब मिले हुए हैं इंस्पेक्टर साहब, सभी को गिरफ्तार कर लीजिए। अब मेरा मुख न खुलवाइए मुखिया जी तो अच्छा हो, नहीं तो मंदिर की अष्ट धातु की मूर्ति, बड़े पीतल के घंटे और शहर के सेठों से मिलने वाले पैसों का हिसाब आप दे नहीं पाएंगे। मुझे सब पता है कहाँ क्या रखा है। महाराज जी की बात सुनकर मुखिया सकपका गया और अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इधर अक्षय महाराज जी के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा। कुछ ही दिनों में अक्षय फिर से अपना 30 रुपए का भरपेट खाने का ठेला शुरू कर चुका था। बच्चे पढ़ते, लोग उसके ठेले पर खाना खाते और मेहनत से काम करते। ददन भी मूंछों पर ताव देता हुआ गल्ले पर बैठता।